सुबह 6:02 का वक्त था। गाड़ियां एकदम एमिजना रोड से दाखिल होती हैं और 30 सेकंड के अंदर अपना काम करके चली जाती हैं। गोलियों की बौछार शुरू होती है, तड़ 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 तड़, और 30 सेकंड में कुछ नजर नहीं आता। 6:02, तारीख 17 अक्टूबर, था अंधेरा। और इस वाकये ने पाकिस्तान की तारीख को बदल कर रख दिया। मैं आज आपको जो वाकया सुनाना चाहता हूं और आज सुबह का जो कॉलम है हमारा, वो खास तौर पर चंद अहम नुकात पर है और इसके लिए हमेशा मैं आपको माजी की बहुत सारी मिसालें दिया करता हूं। आज जो एक बहुत ज़्यादा अहम मौजू है और वो ये है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई। इतनी बड़ी महंगाई हो रही है, इतनी ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, महंगाई का शिकार हैं, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ कोई तहरीक चल क्यों नहीं पा रही और आखिर जो मुक्तदरा हल्के हैं वो इस तरफ गौर क्यों नहीं कर रहे। यही वाकयात अगर पनामा के थे, जब नवाज शरीफ साहब के थे, तो एकदम से हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो गई। धनाधन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए और फिर कभी उंगली के इशारे पे यहां मीटिंग होती थी, कभी वहां मीटिंग होती थी। क्यों? और फिर इसी वाक्य का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये वाकया हुआ है 17 अक्टूबर सन 1998 को। और इस वाक्य के फौरन बाद MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट की शक्ल में मौजूद थी और अल्ताफ हुसैन साहब उसकी क़यादत क्या करते थे, फौरन ही नवाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो जाती है और सिंध के अंदर लियाकत जतोई की हुकूमत गिर जाती है। आखिर क्या हुआ था, ताकि मैं जो आपको आज की मिसाल देना चाहता हूं कि आखिर ये स्क्रूटनी कमेटी की इतना बड़ा रिपोर्ट के इमरान खान ने फंड्स के हवाले से इतना बड़ा घपला सामने आया, लेकिन कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा। इतनी महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन कोई जानदार मुजाहिरा नहीं, क्यों नहीं? आइए आपको बहुत सारी मिसालों से समझाऊंगा ताकि बात समझ में आ सके। यूं तो मुझे आज मिसाल काज़ाकिस्तान की देनी थी, लेकिन चलिए उसे अगली बार रखते हैं। आज जो इस मौजू पर का मैंने इंतखाब किया, उसकी वजह यूं समझिए कि एकदम से कल मुझे ये बात जहन में टीवी देखते हुए सामने आई और फिर इंटरनेट पर एक चैनल देखकर ये बात सामने आई कि 9 जनवरी का वाक़े को, बल्कि 9 जनवरी को यानी कल, जब मैं मेरे जहन से निकल गया था, 9 जनवरी को हकीम सईद साहब की सालगिरह यानी उनकी पैदाइश का दिन था। उस हवाले से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, छोटे मोटे चीज़ें बनाई, लेकिन मेरे लिए तारीख का एक बहुत अहम नुक्ता था। हकीम सईद की साहब की ज़िंदगी के मुतालिक बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन क्योंकि इस वक्त मेरा मौजू गुफ्तगू हकीम सईद साहब की ज़िंदगी का वो पहलू नहीं है, बल्कि वो एक अहम टर्न है कि जिसकी वजह से जब हुकूमतें कैसे गिरती हैं और पहले से प्लान मनसूबा किस तरीके से पनपता है। आइए ज़रा सा इसकी मिसालें देते हैं। सबसे पहले हकीम सईद साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमदर्द फाउंडेशन जो वक्फ है उसके सरबराह थे और सिंध के गवर्नर भी रह चुके थे। 17 अक्टूबर को हमेशा उनकी आदत थी कि वो फजर की नमाज पढ़कर अपने मकतब में पहुंच जाते थे, जो कि डॉ यूनिवर्सिटी के सामने वाली गली अगर आपने देखी हो तो वहां पर वो वाकया था, एमेजिना रोड के साथ। सुबह 6:02 पर वो तशरीफ लाते हैं और अपनी गाड़ी से उतरकर उनका मुंह जो है अपने मकतब की तरफ होता है। जब आप गाड़ी से उतरते हैं तो ज़ाहिर आपका मुंह मकतब की तरफ होता है। ऐन उसी वक्त जो है वो फायरिंग शुरू हो जाती है और फायरिंग में वो शहीद हो जाते हैं। और जो उनके साथ जो उस वक्त एक शख्स खड़े हुए होते हैं वो उनके नायब होते हैं। हकीम सैयद मंजूर अली उनका नाम होता है और वो गोली लगते ही बेहोश हो जाते हैं। रात का वक्त, शाम का वक्त, अंधेरे में लोग 30 सेकंड के बाद गायब हो जाते हैं। अब यहां से शुरू होती है अगली कहानी। अगले चंद घंटों के अंदर पुलिस एक वैन को पकड़ती है और बयान देती है कि हमने कातिलों तक पहुंच गए। सिर्फ चंद घंटों के अंदर। आपको मालूम होगा कि अगर जो लोग भी कातिल होते हैं वो इतनी जल्दी तो हाथ में आते नहीं है, लेकिन ये सिर्फ चंद घंटों के अंदर पुलिस ने यह बयान दिया कि हम कातिल तक पहुंच चुके हैं और हमें एक वैन मिली है, उसके अंदर से हमें एक मार्कशीट मिली है। मार्कशीट समझते हैं ना, जब बच्चे पास होते हैं, एग्जाम्स पास करते हैं तो एक मार्कशीट जो रिजल्ट जो होता है, मार्कशीट आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मार्कशीट मिली है। और वो मार्कशीट किसी आमिरुल्लाह नाम के शख्स की है और आमिरुल्लाह वो शख्स है कि जिसका ताल्लुक MQM से है, यानी अल्ताफ हुसैन साहब की उस वक्त जो जमात हुआ करती थी उससे है। अब क्योंकि MQM बहुत सारा फ्रैक्शन है तो इसलिए मुझे वजाहत करनी पड़ रही है कि ये हुआ कैसे। अब सवाल ये था, पहला सवाल यहां से आता था कि सिर्फ चंद घंटों के अंदर किस तरीके से ये बात मालूम हो जाती है कि
ये शख्स है और ये गाड़ी है, जबकि उस वक्त कोई गवाह मौजूद नहीं थे जिसने उस वक्त उस गाड़ी को देखा हो। लेकिन बहरहाल वो गाड़ी मिल जाती है, उस वक्त सीसीटीवी फुटेजेस भी नहीं हुआ करते थे। वो गाड़ी मिल जाती है और उसके अंदर से आमिरुल्लाह की एक मार्कशीट निकलती है और कहा जाता है कि भाई हमें पता चल गया, गाड़ी मिल गई है और इसमें MQM के लोग मुलविस है। इसे चंद घंटों में होता है। अच्छा, अब कहानी का रुख यहाँ से जरा समझिएगा, बात को मैं जहाँ समझाना चाहता हूँ, जहाँ पर हम आएंगे उसे जरा देखिएगा। पहला सवाल, ये चंद घंटों में कैसे आ गया? तो उस वक्त SSP हुआ करते थे फारूक अमीन कुरैशी। फारूक अमीन कुरैशी ने यह बयान दिया और यह बयान देते ही फ्लैश हो गया। ज़ाहिर है उस वक्त ज़मीमें सब जगह पर ज़मीमें बढ़ गए और ज़मीमों के अंदर ये बात लिखा। उस वक्त याद होगा आपको, ज़मीमें बटा करते थे। जिस तरह आप अलर्ट आ जाता है मोबाइल पर, उस तरीके से पहले ज़मीमें बटा करते थे। और उस वक्त के जो एडिशनल आईजी थे राना मकबूल, उन्होंने इस बात की तौसीक कर दी कि जनाब इसके पीछे MQM का हाथ है और ये जो है इसमें आमिर उल्लाह जो है जिसकी मार्कशीट मिली है उसका ताल्लुक MQM से। अब बड़ी हैरत अंगेज़ बात है ना, आपको गाड़ी मिलती है, जो बंदा ड्राइवर होता है वो अपने साथ एक मार्कशीट भी लेके जाता है कि हाँ भाई ये मेरी मार्कशीट है। खैर, अच्छा, उस वक्त जो IG सिंध होते हैं, एडिशनल IG राना मकबूल और SSP जो थे, वो दोनों ये बयान दे रहे थे कि ये MQM इसमें मुलव्वस है, यानी फारूक अमीन कुरैशी जो इस वक्त SSP थे। अब दूसरी तरफ दो और लोग थे। दो और लोग कौन थे? एडिशनल IG तो ये थे, इनके ऊपर का एक होता जो पूरे सिंध को देखा करता था, वो था IG जो है वो आफ्ताब नबी थे और DIG जो है वो मुश्ताक शाह थे। अब IG और DIG, यानी ये बात ध्यान में रखिएगा, एडिशनल IG हो गया, एडिशनल IG के ऊपर था IG साहब थे। उन्होंने बयान दिया कि जनाई जी ये अभी थोड़ा इसमें वक्त लगेगा, अभी तफ्तीश आगे बढ़ने दीजिए। जो SSP के ऊपर थे, यानी कि SSP के ऊपर DIG, जो मुश्ताक शाह साहब थे, मुश्ताक शाह साहब ने कहा कि जनाब ये अभी बहुत जल्दी है, अभी सिर्फ वाक़या हुआ है और हम कैसे बयान दे सकते हैं। यहाँ से हो गया पुलिस में इख्तलाफ। अब ज़ाहिर है जो IG थे वो IG थे और जो DIG थे वो DIG। वो ज़ाहिर एक बड़ा रैंक था, जिन दो अफसरान ने कहा था उन दोनों से दो बड़े रैंक बड़े थे। अब उन्होंने ये कहा कि आपने किसके कहने पर यह बयान दे दिया और अभी तो तफ्तीश शुरू भी नहीं हुई, आपको एक गाड़ी भी मिल जाती है और आपने बयान दे दिया। अब उसके फ़ौरन बाद ज़रा सा बात समझिएगा, फ़ौरन बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब DIG को यानी मुश्ताक शाह साहब को बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ क्या हुआ है। अब मुश्ताक साहब कहते हैं कि जनाब ये तो अभी मामला हल होने के हैं, अभी हल होंगे तो पता चल जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं जी, बस मामला आप समझिए हल हो गए और 24 घंटे में हमें रिपोर्ट देते हैं। अभी वो वहाँ से, अच्छा, उस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ होते हैं, स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर ये होते हैं, स्टेट गेस्ट हाउस समझ जाइए कि कहाँ, मतलब उसमें चौधरी निसार होते हैं। ये दोनों उठकर आ जाते हैं या आते हैं, थोड़ी देर होती है। तो उस ज़माने में सिर्फ PTV होता था, तो PTV के अंदर खबर चलना शुरू हो जाती है कि भाई कातिलों को पकड़ लिया और उन सबका ताल्लुक MQM से। अब ज़ाहिर PTV पर ख़बर जो है वो किसकी मर्जी और मंशा से चल सकती है। उस वक्त PTV के जो सरबराह होते थे वो परवेज़ रशीद, आजकल जो मरीम नवाज़ के साथ साथ नहीं घूमते, वो होते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा खबर कहाँ से चली है। नवाज शरीफ साहब फ़ौरन मुतालबा कर देते हैं कि MQM जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन सबको फ़ौरन हमारे हवाले करें, वरना कह के छोड़ देते हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि MQM फ़ौरन उस हुकूमत से अलग हो जाती है। अब इस बात को यहाँ रोकते हैं, पहले चलते हैं केस पर क्या हुआ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस हवाले से अगर आपको जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा कि सन 1998 यानी 17 अक्टूबर को यह वाक़या होने के बाद 2003-4 तक हर बार आपने अखबारात में पढ़ते होंगे हकीम सईद के हवाले से एक और कातिल पकड़ा गया, पता नहीं हज़ारों कातिल पकड़े थे इन्होंने। अच्छा, जो लोग नामजद थे, जो आमिरुल्लाह का जिसका नाम दिया गया, उस हवाले से GIT बनाई गई है, GIT समझ रहे ना, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और उसने 10 दिन के अंदर ये कह दिया कि आमिरुल्लाह का ताल्लुक जो है वो इस केस से नहीं है। और याद रखिएगा कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ही थी। फिर ये केस आर्मी अदालत के अंदर जाता है, आर्मी अदालत ख़त्म हो जाती है तो फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाता है। वहाँ से फिर ये मामला घूमते सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है और उन सब लोगों को जिनको नामजद किया गया होता है उन सबको बरी कर दिया जाता है कि जनाब वो सब तो थे ही नहीं। अच्छा, उस वक्त जो जजेस थे सन 2014 के अंदर, उसमें जस्टिस आसिफ खोसा, अभी जो जस्टिस गुलजार हैं उससे पहले वाले जो जज थे, जस्टिस गुलजार से पहले वाले जो चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस सरमद जलाल और मुशीर आलम, ये 3 जजेस थे और ये अभी रिटायर हुए हैं। इन्होंने इस केस को फारिग कर दिया कि इनका नाम ही नहीं था।
इसका मतलब ये हुआ कि हर अदालत से होता होता सुप्रीम कोर्ट आला अदालत तक जाता है और फिर ज़ाहिर है 2014 का वाकया है, उस वक्त एमक्यूएम का प्रेशर भी खत्म हो गया था। जो एमक्यूएम 2013 में ऑपरेशन के बाद एमक्यूएम का वो प्रेशर भी नहीं रहता अगर कहा जाए तो। अब हुआ ये कि एक दो मीडिया चैनल है सोशल मीडिया पर, वो इस हवाले से 2 दिन से खबर चला रहे हैं कि जनाब ये क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने इन सबको रिलीज़ किया था, उर्दू बोलने वाले और उर्दू बोलने वालों का कनेक्शन था, इसलिए मुशर्रफ ने सारे कातिल रिहा कर दिए। ऐसा नहीं था। ये बेसिकली 2014 के अंदर ये मामला फाइनलाइज हुए। अब ये तो हो गया उस पूरे वाक़े का। आज तक हकीम सईद के कातिलों का पता नहीं चला। जो राना मकबूल साहब हैं, जो जिनकी प्रमोशन हो गई थी, और प्रमोशन ऐसे हो गई कि जैसे ही ये मामला हुआ तो जो दो पुलिस आला अफसरान, एक आईजी आफ्ताब नबी साहब और डीआईजी मुश्ताक साहब, इन सबको फारिग कर दिया गया। सही है। और जो एसएसपी जिसने बयान दिया था कि इसमें एमक्यूएम शामिल है, और जो राना, उनको डीआईजी बना दिया गया, और जो एडिशनल आईजी थे राना मकबूल, उनको आईजी बना दिया गया। जो राना मकबूल है वो कहते हैं कि नहीं, इसमें एमक्यूएम मुलविस थी, ज़ाहिर है उनका प्रमोशन हुआ था, उनकी तो पूरी तरक्की ही इसी केस पर थी। आफ्ताब नबी साहब और मुश्ताक शाह आज भी ये बात कहते हैं कि ये मामला ऐसे नहीं था। इन दोनों की बात की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि बेसिकली हकीम सईद साहब एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे, आपको याद होगा मदीनतुल हिकमत, जो हब रिवर रोड के आगे आप जाकर आपको मिल जाएगी, वहाँ बना रहे थे, और वहाँ पर कब्जा माफिया का चक्कर था और उनके खिलाफ हकीम सईद मुसलसल लिख रहे थे। हमें जो शवाहिद मिले थे ये उससे लिंक मिले थे। ठीक है। एमक्यूएम का कहना यह है कि जो एमक्यूएम से अभी जा चुके हैं, जो उनका एमक्यूएम से ताल्लुक रहा है, मेरा उनसे जो बात हुई, उन्होंने कहा यार कोई हमारा उस तंजीमी हवाले से कोई स्ट्रक्चर में इस तरह का कभी फैसला नहीं हुआ था। अगर किसी का इंडिविजुअल कोई कभी कहीं इन्वॉल्व हुआ हो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन तंजीमी सतह पर इसका फैसला नहीं था, क्योंकि इसके बाद हम नहीं चाहते थे कि हम हुकूमत में शामिल थे, और हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि जो हमारे ताल्लुकात तो ख़राब करे, और ख़ासतौर पर इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस पे हम इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते थे। तो ज़ाहिर है हमारा उस वक्त जो मामला था वो बिल्कुल क्लियर था कि इतने हम हुकूमत में, और इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस का मतलब है कि सारा मलबा हम पे गिरता, और वो बाद में हुआ भी। तो इसलिए उस तरीके से मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट उस हवाले से नहीं था। ये एमक्यूएम का मौक़िफ़ है, राना मकबूल का मौक़िफ़, एमक्यूएम इन्वॉल्व थी और सब लोग बरी हो गए। आफ्ताब नबी साहब का कहना कि इसमें एक प्रॉपर्टी के मामला थे कि जिसकी वजह से ये सारे मामला हुए। अब इसका मतलब ये हुआ कि सन 2014 में इस केस का तो फाइनल हो गया, और इसके कातिल आज तक नहीं मिले, और पता नहीं मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जिन पर इल्ज़ामात थे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए, यानी हर अदालत से, आर्मी कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाकर ये फ्री हो गया। हाई कोर्ट ने इनको रिहा किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया। अब इस केस को एक तरफ रखिए। अब आते हैं इसके सियासी एलिमेंट पर। एमक्यूएम और नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात सन 1992 में एमक्यूएम नवाज शरीफ साहब का हिस्सा थी, इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हुए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। नवाज शरीफ ने लंदन जाकर अल्ताफ़ हुसैन से ख़ुद मुलाकात की, दोनों के मामलात ठीक हो गए, और जब हुकूमत बनी 1997 के अंदर, और ज़ाहिर है 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ को मिली थी, बड़ी भारी अक्सरियत मिली थी, उसके बावजूद भी एमक्यूएम को हुकूमत में शामिल किया गया और इत्तेहादी के तौर पर शामिल किया गया, और लियाकत जतोई को साथ रखा गया। लेकिन एमक्यूएम के हवाले से मुसलसल नवाज शरीफ इस हवाले से थे कि यार मैं एमक्यूएम को भी क्यों रखूं, मैं अकेला ही, जब आपको पता है उस वक्त उनके जहन में था कि मैं अमीरुल मोमिनीन बन चुका हूं, 2/3 अक्सरियत मेरे पास है, और सुबह सिंध का मसला है, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो अब एमक्यूएम और नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा थे। अब उसमें किसी इवेंट की ज़रूरत थी। जिस तरीके से आप समझिए कि जब माहौल पूरा बना हुआ था, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सारा माहौल बना हुआ था, और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो माहौल बना हुआ था उसी का फ़ायदा उठाते हुए पनामा हुआ, और फिर इमरान खान ने भरपूर तहरीक चलाते हुए, पनामा के अंदर कुछ भी नहीं था और जो भी मामला थे वो एक अलग बहस है, और फिर पनामा में उसको फंसा कर साइड कर दिया गया। अब बिल्कुल उसी तरीके का खेल यहाँ पर हुआ। खेल यहाँ पर हुआ कि एमक्यूएम के खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ था। अब एमक्यूएम को पर वो इतना प्रेशर देना चाहते थे कि वो एमक्यूएम इस मामले से अलग हो जाए, और इसीलिए हकीम सईद के केस में सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर इसका पूरा मलबा एमक्यूएम पर डाला गया, हुकूमत की तरफ से ही डाला गया, और बाकायदा उन लोगों को तरक्की दी गई। और फिर नवाज शरीफ ने खुद इस मामले में मुश्ताक शाह को बुलाकर कहा कि जनाब बस इसको ऐसे ही रखना है मामले को। सही है। अच्छा, इसमें जो बाकी जो रियासती इदारे थे उस वक्त, जिया भट्ट साहब जो है वो आपको याद होगा ISI के सरबराह थे, तो वो सारे मामला एक ही तरफ झुकाव की तरफ जाहिर कर रहे थे। अब मामला एमक्यूएम उस वक्त इस शशोपंज में थी कि एमक्यूएम ये सोच रही थी कि ये मामला सारा हम पर डाला जा रहा है,
तो क्यों ना हम हुकूमत से अलग हो जाएं और उनके ऊपर प्रेशर डले, और प्रेशर डलने के बाद जो है वो नवाज शरीफ बात करे, और बात करने के बाद हम इस मामले को आगे लेकर जाएं। एमक्यूएम ने इस हवाले से कहा कि जनाब हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। लियाकत जतोई फ़ौरन फारिग हो गए, असम्बली फ़ौरन ख़त्म हो गई, ज़ाहिर है हुकूमत टूट गई, और फिर यहाँ पर गौस अली शाह साहब को बिठा दिया गया चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। अब एमक्यूएम ये समझ रही थी कि अगर वो हुकूमत से अलग होती है, हुकूमत पर प्रेशर अगर, अच्छा मसला ये था कि एमक्यूएम ये बात 90s के बाद से बात बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि जब हम हुकूमत से अलग होते हैं तो हमारे खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाता है और हमारे लोगों की पकड़ धकड़ का मामला शुरू हो जाता है। तो वो नवाज शरीफ साहब के साथ इसी वजह से हुकूमत में रहे थे, और वो हुकूमत से हटना भी उस वक्त नहीं चाहते थे। याद रखिएगा, नवाज शरीफ के दौर में वो हुकूमत से हटना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसके बाद फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन होता, और वो हुआ। फिर जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं गए तब तक ये ऑपरेशन का सिलसिला उनके पास जारी रहा। अब एमक्यूएम उस मामले को समझ रही थी, और ये समझ रही थी कि सारा मलबा उन पर है, तो थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए, और प्रेशर में बनाने के बाद जो है वो नवाज शरीफ से बात की जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब पहले ही जहन बना चुके थे, और उन्होंने कहा कि जनाब ये खुद से ही जा रहे हैं तो जाने दीजिए, और उन्होंने अपना मामला, और फिर इनके खिलाफ एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। इस कहानी का मकसद ये था बताने का आपको कि ये जो सियासी वाक़यात रोनुमा होते हैं ना, ये सियासी वाक़यात को जब हमारी अशराफिया या ताकतवर इदारे या ताकतवर लोग जब वो ये समझते हैं कि अब इसे इस्तेमाल किया जाए, तो वो छोटे से वाक़ये को बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं, और उससे फिर अपने स्कोर सेट करते हैं, या फिर बड़े से बड़े वाक़यात को वो पी जाते हैं। अब बात समझिएगा, पनामा का केस आया, 700 के करीब लोग इसमें इन्वॉल्व थे पाकिस्तान में से, सिर्फ नवाज शरीफ को पकड़ा गया, साइड किया गया, जैसे नवाज शरीफ ने दूसरे लोगों को साइड किया, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि माहौल बनाया गया। लेकिन अगर स्क्रूटनी केस आता है इमरान खान के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं होता। एक ट्रेन का हादसा हो जाता था तो आसिफ अली ज़रदारी के ज़माने में और सब जगह पे लोग सड़कों पर एकदम आपको नजर आना शुरू होते थे, पूरा माहौल बना दिया जाता था। लेकिन अभी वो माहौल नहीं बन रहा। 68 रुपए का खुर्दनी ऑयल तेल हो गया था सन 2010-11 के अंदर, पीएस पार्टी का दौर था, और उस वक्त शदीद मुजाहरे शुरू हो गए थे। तो अभी ये सब क्यों नहीं हो रहा? मरी के अंदर लोग मर जाते हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, और उसमें ये बातें आना कि यार मार्च के अंदर ये हो जाएगा, मार्च। अच्छा आपको बताऊंगा, मैंने ही मार्च की आपको रिपोर्ट दी थी, तो किसी साहब ने मेरे उसमें कमेंट्स में लिखा था कि आप कैसी बातें कर रहे हो, इमरान खान खुद से क्यों ये बात फैलाएगा, वो क्या नारकी चाहेगा। देखा आपने, इमरान खान ने खुद ने बयान दे दिया ना 3 महीने हमें, और मार्च में क्या होने वाला है। उसके बाद DGISPR ने भी बयान दे दिया ना, तो मेरी खबर को मान लिया करे भाई, पक्की खबर देता हूँ। खैर, तो अब मैं आपको कहानी का मेन मकसद क्या बताना चाहता हूँ। मकसद ये कि इसका मतलब यह है कि अभी आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है, तो ना टीवी चिल्ला रहा है, जिस तरह टीवी बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, ना टीवी वो माहौल बना रहा है। जैसे मुशर्रफ के खिलाफ 20-100 लोग होते थे, ये इफ्तिखार चौधरी क्या, मैं गवाह हूं इस बात का, और जानबूझ के हमें कहा जाता था बड़ा करके दिखाओ, और बड़ा करके दिखाते थे। इमरान खान की डांस पार्टी के अंदर यानी डी चौक के अंदर जो है वो 50 लोग भी नहीं होते थे, पता था ओ इमरान खान खिताब कर रहा है, देखो कितने लोग मौजूद हैं, बताया जाता था। ऐसा माहौल नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या इमरान खान के खिलाफ अभी माहौल नहीं बना है? देखिए, ये तरीका वारदात पर है, और ये तरीका वारदात बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि क्योंकि अभी, वरना का छोटा सा वाकया होता, अभी मरी का वाकया होता, अपोजिशन सड़कों पर होती, मुजाहरे हो रहे होते, एकदम से माहौल बन जाता, और फिर इमरान खान के खिलाफ साजिश हो जाती, सारे मामला तय होते। अगर स्क्रूटनी का केस आया जिसके अंदर करोड़ों रुपए खा लिए गए, बाकायदा सबूत है, करोड़ों रुपए गायब हैं, लेकिन उसके बावजूद सब सो रहे हैं। इसका मतलब यह कि अभी इमरान खान को क्या अभी घेरने का मंसूबा नहीं है? जिस तरीके से मैंने आपको हकीम सईद की एग्जाम्पल दी, जिस तरीके से मैंने आपको पनामा की एग्जाम्पल्स दी, जिस तरीके से मैं आपको मिसालें दे रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिए, सोचिए। तो क्या ऐसा माहौल अभी बनाने के लिए अशराफिया तैयार नहीं है? अवाम बेजार है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हमेशा से पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार जो मुंतकिल हुआ है वो ऊपर के हलकों और ऊपर के ताकतवर दारों और ऊपर के लोगों की वजह से ही हुआ है। ये मेरी और आपकी वजह से नहीं हुआ कि हम भूख से मर रहे हों और ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो क्या सब कुछ सेट है, एक लाइन पे जा रहा है या नहीं जा रहा है? अब बात को यहां रोकते हैं, और इसको रोकने के बाद अगर आप मेरी बात समझ गए हों तो इस पर आखिरी नुक्ता बनता है कि दुनिया की नज़र में और जो बड़े हल्के हैं उनकी नज़र में
ये लग रहा है कि नहीं सब सेट है, इमरान खान अपना पूरा करेगा, वरना अगर ऐसा होता तो अभी तक इसको इतने बड़े बड़े वाक़यात हो गए, इसको उठाकर फेंक दिया जाता, जैसे मुख्तलिफ वाक़यात की मैंने मिसाल दी। तो फिर क्या हो रहा है, व्लॉग लंबा हो गया है। कल एक और एग्जाम्पल के साथ, आज इसी वक्त, कल इसी वक्त, यानी जो मेरा वक्त होता है सुबह के वक्त, मैं आपको कॉलम देता हूँ और तारीख़ के कुछ हवालों से इसकी मिसाल देता हूँ। इस गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और दो बातों की वजाहत करनी थी। एक बात ये थी कि मैंने अपने कल के व्लॉग के अंदर कहा था कि मलका विक्टोरिया का नाम लिया जा रहा है। ये एक मेरे पास एक हमारे एक सुनने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि मलका विक्टोरिया का हवाला, तो वो मेरे पास क्लिप मौजूद है उनका कि उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, तो मैंने उनकी बात पे ही किया था। वो एडिट में वो क्लिप लग नहीं सका था उसका, कि उनका सवाल लग जाता, तो वो मेरी गलती थी, वो सवाल नहीं लगा, इसलिए वो डायरेक्ट तय यह था कि वहाँ पर ये सवाल लगा दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। तो वो बेसिकली इस वक्त मलका एलिज़ाबेथ है, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई मलका विक्टोरिया के ज़माने में जो माहौल था वो बताने के लिए ये बात कही जा रही है, और अब उनकी तरफ से फाइनेंस या पैसे दिए जा रहे हैं, ये बात थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल फिर इस सीरीज़ को आगे से यहीं से बढ़ाएंगे कि जब ये माहौल नहीं है तो फिर आगे क्या होने वाला है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और कल आपको काज़ाकिस्तान की स्टोरी भी बताऊँगा मैं कि काज़ाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अल्लाह ने के बाद।